श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्वेता पांडे और आप सुन रहे हैं रेडियो रमन 90.4 एफएम पर। प्रस्तुत है उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला। प्रायोजक है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में किसान भाइयों को जानकारी देने वाले हैं और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से डॉक्टर अमित शुक्ला जी। आप कृषि वैज्ञानिक एवं उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी है और इसकी जानकारी हमें डॉक्टर अमित शुक्ला जी देंगे। ग्रीष्मकालीन सब्जियां जो होती हैं वो ज़्यादातर जितनी सब्जी जो खरीफ मौसम में लगती हैं वो ज़्यादातर सब्जियां जो हैं जैसे कि कद्दू वर्गी जितनी सब्जियां हैं जैसे कि लौकी, खीरा, तरोई, गिलकी, करेला, कद्दू, तरबूज एवं खरबूज, ये सारे जो फसल हैं इंक्लूडिंग भिंडी, करेला भी, तो ये सब जो हैं ग्रीष्मकालीन सब्जियों में आते हैं। इन सभी सब्जियों की खेती किसान भाई ग्रीष्मकालीन मौसम में कर सकते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है कि इसके लिए जो उपयुक्त भूमि है, यानी कि किस प्रकार की जो भूमि है इसमें ग्रीष्मकालीन सब्जियों को हम उगा सकते हैं। कद्दू वर्गी जितनी सब्जियां हैं, ग्रीष्मकालीन जितनी सब्जियां, हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट भूमि कहते हैं, जो सबसे उचित भूमि है, वो बलुई दोमट मिट्टी होती है जिसमें अच्छी जल निकासी की व्यवस्था हो और जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के आसपास होना चाहिए और बहुत अच्छा कार्बनिक तत्व अगर मिट्टी में उपलब्ध है तो और भी अच्छा होता है। हर प्रकार की भूमि है जिसमें खेती की जा सकती है। बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जैसा कि हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, तो यहाँ ये मिट्टी आसानी से पाई जाती है, उपलब्ध है। बिल्कुल, मैंने पहले बोला है कि किसान किसी भी प्रकार की भूमि में सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो बलुई दोमट मिट्टी है। ज़्यादातर वो नदी के किनारे वाली जो मिट्टी होती है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है, वो उपयुक्त है। लेकिन अगर ऐसी मिट्टी नहीं भी है किसान के पास तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी भूमि में जिसका पीएच मान न्यूट्रल है, यानी कि 6 और 7.5 के बीच में है जिसका भी पीएच मान, और अच्छे खासी कार्बनिक तत्व तो मौजूद है और नहीं भी है तो किसान भाई उसमें सड़ा हुआ गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब मिला के उसको अच्छा बना सकते हैं। तो किसी भी भूमि में खेती की जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि नदी के जो किनारे वाला जो भाग होता है वो बलुई दोमट मिट्टी का होता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश तो है ही, यहाँ नदियों का भंडार है, बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर। तो अब आगे जो बात है वो खेत की तैयारी किसान भाई हमारे कैसे करें। खेत की तैयारी करने के पहले क्या होता है कि खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी पड़ती है और उसके बाद फिर 2-3 हल्की जुताई करनी है। फिर मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं उससे मिट्टी पलटना जरूरी है। फिर पाटा चला के मिट्टी को भुरभुरी की जाती है। तो उसमें कम से कम हमको जनरली क्या होता है कि सब्जियों खेती में हमको बड़े बड़े ढेले वाले मिट्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली हमको जो मिट्टी की गहरी जुताई जब हम करते हैं उसमें बड़े ढेले बन जाते हैं। फिर हम उसको 2-3 बार हल्की जुताई करते हैं तो मिट्टी छोटे हो जाते हैं। फिर हम उसको रोटावेटर चला के और फिर पाटा चला के हम उसको भुरभुरी कर लेते हैं। तो इस प्रकार खेत की हमारी तैयारी हो जाती है। खेत की तैयारी तो हो गई, अब इसके बाद खाद और जो उर्वरक है उसका प्रबंधन कैसे करें। जब हम खेत की तैयारी करते हैं ग्रीष्मकालीन सब्जियों की, उसी समय हमको खेत की तैयारी के समय में ही 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमको जो सड़ा हुआ गोबर का खाद है वो ज़रूर हमको उस खेत में मिलाना चाहिए जब हम खेत की तैयारी करते हैं। और इसके अलावा हमको जितनी भी हमारी कद्दू वर्गीय सब्जी ग्रीष्मकालीन मौसम में लगाई जाती हैं उनमें 80 किलो नाइट्रोजन की मात्रा लगती है, 50 किलो फास्फोरस लगता है और 50 किलोग्राम पोटास जो बोआई के पूर्व में। जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसको हमको शुरू में आधी मात्रा देते हैं जब हम फसल लगा रहे होते हैं और आधी मात्रा हम 20 दिन के बाद फिर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का देते हैं। जो 50 किलो जो फास्फोरस है और जो 50 किलो पोटास मैंने आपको बताई प्रति हेक्टेयर जो देना है सब्जियों की खेतों में, तो वो हमको शुरू में ही हमको आवश्यकता होती है जब सब्जी हम लगाते हैं उसी समय। सिर्फ नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा थी, बची हुई मात्रा थी, उसको 20 से 25 दिन के बाद हमको देना चाहिए या फिर 40 दिन के बाद और थोड़ा सा हम उसको दे सकते हैं यूरिया की मात्रा को। तो अब हमने बात की है आपसे खाद और उर्वरक की, तो वो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। और हमारा अगला सवाल है कि बीज की बुवाई कैसे करनी होगी हमारे किसान भाइयों को।
ये देखिए डिपेंड करता है, अलग अलग फसल के हिसाब से हमको बीज की बुआई करनी होती है। जनरली हम क्या करते हैं, 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी बना लेते हैं। उसके बाद 30 से लगभग 40 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए उस नाली में। तो उठी हुई क्यारी बनाएं जो कि सबसे अच्छा रहता है। और एक नाली से दूसरी नाली की जो दूरी है वो फसल के हिसाब से रखते हैं कि जैसे अगर आपने कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होती है, जैसे लौकी हो गया या खीरा है या फिर हमारा करेला है, तो इसके लिए हम 2 से 5 मीटर तक की दूरी नाली से नाली की, कतार से कतार की दूरी रखते हैं। छोटे किसान जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह बीच में नहीं चलाना है तो वो 1-1 मीटर की दूरी पे भी इसकी क्यारी बना के सब्जियों को लगा सकते हैं। फसलवार बीज दर क्या होनी चाहिए? एक तो जब बीज, जो मैंने बताया कि कैसे कितनी चौड़ी क्यारी बना के बनाना है, और फिर उसमें एक चीज़ और बता दूं कि 3 या 4 बीज अपने को वहाँ पे गिराना चाहिए जहाँ पे भी जिस फसल को लेते हैं जी। उसके बाद आपने बीज दर की बात की, तो अलग अलग फसल की अलग अलग बीज दर होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, खीरा जो है वो 2 से 2.5 किलोग्राम लगता है प्रति हेक्टेयर। वैसे ही लौकी जो है 4 से 5 किलो बीज लौकी की लगती है प्रति हेक्टेयर। करेला 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर। जो तोरई होता है उसका 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। जो कद्दू है जिसको कुमड़ा बोलते हैं उसका 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। खरबूज का 2.5 से 3 किलोग्राम, और तरबूज का जो है 4 से 5 किलोग्राम बीज, टिंडा का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ती है। अब हम अगर बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो किस तरह से सिंचाई प्रबंधन की जानी चाहिए ग्रीष्मकालीन सब्जियों में? ग्रीष्मकालीन सब्जियों में पानी हमें थोड़ा जल्दी जल्दी देना होता है। एक तो जैसे ज़्यादातर किसान भाई जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल नहीं किया है, ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा मेथड है जिसमें हमको पानी आसानी से और वेस्टेज भी नहीं होता है। उस तरीके से अगर दे रहे हैं तो वो तो रोज़ पानी चलेगा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, डेली थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बूंद बूंद पानी जड़ में मिलता है। लेकिन अगर किसान फ्लड इरिगेशन के द्वारा ही इसको लगाते हैं तो उनको 4 से 5 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करनी है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में पूरा ज़मीन गीला हो जाता है तो तुरंत बहुत जल्दी जल्दी पानी देने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन गर्मी का मौसम है इसलिए 4 से 5 दिन के अंतराल पे इसमें पानी जरूर किसान भाई को देना चाहिए। एक सवाल मन में है कि जो अंकुरण है बीज का, जैसे हमने बीज का छिड़काव हमारे किसान भाइयों ने कर दिया, बीज की बुआई कर दी, अब इसके बाद अंकुरण में कितना समय लगेगा? क्या अलग अलग फसलवार इसका भी समय होता है? नहीं, जनरली जितनी फसल है वो 3 से 4 दिन में इसमें अंकुरण आ जाता है। और कोई भी फसल को लगाने के पहले अगर हम पानी में भिगा देते हैं उस बीज को और रात भर भिगा के फिर अगले दिन सुबह उसमें हम सोइंग करते हैं ज़मीन में, तो उसमें जल्दी जर्मिनेशन आ जाता है। 1 दिन 2 दिन में ही उसमें फिर जर्मिनेशन आपको दिखने लगता है। उपज जो है वो कितनी मिलती है? अलग अलग फसल की अलग अलग उपज मिलती है किसान भाइयों को। जैसे अब खीरा की फसल अगर किसी ने लगाई है तो उसको 110 से 120 क्विंटल जनरली उसको प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाता है। लौकी भी 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपज ले सकते हैं। करेला का 80 से 100 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर मिलता है। तोरई में भी 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कद्दू में 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। खरबूज में 150 से 200 क्विंटल। तरबूज में 200 से 250 क्विंटल। टिंडा अगर किसान भाई ले रहे हैं तो 80 से 100 क्विंटल जो है उपज किसान भाई प्रति हेक्टेयर इसमें प्राप्त कर लेते हैं। अब जब सब्जी की तुड़ाई होती है तो तुरंत खपत हो जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है कि सब्जियों की तुड़ाई करने के बाद उसकी खपत तुरंत हो जाए। तो तुड़ाई के उपरांत इसका प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान भाई? कोई भी सब्जी या फल की खेती में हमेशा ये ध्यान रखना है कि तोड़ाई के बाद प्रबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्जियां बहुत डेलिकेट होती हैं, अगर इसको मतलब नाजुक होती हैं, अगर इनको किसान भाई जैसे तोड़ाई के बाद धूप में रख देते हैं या तोड़ाई के बाद उसको प्रेशर डैमेज, दबाव कहीं पड़ता है या ब्रूज मार्क आता है या गिर गए, चोट लग गई, तो वो सब्जियां जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो हाथ से तोड़ाई करना है हर एक सब्जियों का, और तोड़ने के बाद उसको जो है कंडीशन एक ऐसी होती है कि कब हमको तोड़ना है। तो नरम जब रहता है सब्जी हमारा, जैसे आप देखिएगा भिंडी की कीमत तभी आपको मिलेगी जब आप उसको छोटी अवस्था में तोड़ाई करेंगे। लौकी की भी कीमत आपको बाजार में तब अच्छी मिलेगी जब उसको आप छोटी अवस्था में तोड़ेंगे, मतलब लगभग 1-1.5 फीट का हुआ है साइज़, तभी आप उसकी तोड़ाई करें। नहीं तो जनरली बहुत किसान भाई गलती ये करते हैं कि भिंडी को बढ़ने देते हैं और जैसे वो बढ़ जाती है तो ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। ज़्यादा मैच्योर हो गई तो उसकी बाजार की क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो खाने में भी उसमें रेसे आने लगते हैं
और पकने में भी आसान नहीं होता और मज़ा नहीं आता खाने में। तो जितनी नाजुक और छोटी छोटी भिंडियाँ हैं उसकी कीमत अच्छी मिलेगी, खाने में स्वादिष्ट लगेगा। ठीक वैसी लौकी में अगर लौकी किसान सोचता है कि मैं बड़ा कर लूँगा लौकी को तो मुझे ज़्यादा वजन मिलेगा और ज़्यादा वजन मिलेगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जितनी लौकी बड़ी और ज़्यादा मैच्योर होगी वो हार्ड हो गई, अगर नरम नहीं है लौकी तो उसकी बाज़ार की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और उसमें मूल्य कम मिलेगा किसान भाई को। तो किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि हमको हरी ताज़ी जो सब्जियां हैं छोटी साइज़ में, उस कंडीशन में हमको लौकी की तोड़नी है। मतलब 1 से 1.5 फीट के आसपास की अगर, या कोई वैरायटी अगर थोड़ी लंबी वाली भी है 2 फीट भी हो गई है, लेकिन अगर वो नाजुक है, ये देखना है कि ताजगी उसमें बनी रहे और हरापन उसमें रहे, उस स्टेज पे ही तोड़ाई करना है। तो ये ध्यान बिल्कुल रखना है। वैसी ही अपने को तरोई और करेला में भी कोई भी चीज़ जो मैच्योर हो गया, पक गया, तो उसको बाजार में वैल्यू उसकी कम हो जाती है क्योंकि खाने में कोई स्वाद नहीं रहता, तो कंज्यूमर उसको खरीदते नहीं। किसान भाई अक्सर ये गलती करते हैं कि हम इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे तो हमको ज़्यादा वजन मिलेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसकी वजह से आपका कीमत कम मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है कि हमको सही स्टेज में तोड़ाई करनी है, जैसा छोटा छोटा कंज्यूमर को चाहिए उसके हिसाब से हम तोड़ें। तोड़ाई के उपरांत हमको अलग अलग उसको रंग और श्रेणी के हिसाब से हमको उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर लें किसान भाई, तो उनको अच्छी कीमत मिलेगी। क्या होता है, जैसे कोई बड़ा साइज़ हो गया, कुछ थोड़े पके टाइप के हो गए, कुछ मैच्योर फ्रूट्स अगर सब्जियों के हैं तो उनको अलग अलग कर लें। नहीं तो क्या होगा कि अगर एक साथ मिक्स कर देंगे तो ख़राब और अच्छा सब एक साथ मिक्स होगा तो उनको कीमत ख़राब का ही मिलेगा। तो किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि शॉर्टिंग ग्रेडिंग करनी है और उसके बाद जो अच्छी जो फसल है, छोटी भिंडी, छोटी लौकी और वैसी छोटी तरोई, छोटा करेला, सही साइज़ का जो कंज्यूमर को चाहिए तो वो अलग रहेगा, तो उसको अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। और जो बचा उनके पास सेकंड ग्रेड का मटेरियल है उसको थोड़ी कम कीमत में बेच सकते हैं। तो किसान का नुकसान इसमें कम होगा और किसान इसमें अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं, सब्जियों के उत्पादन के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं वो करते हैं बोरी में भर के। और जब आप देखिए गाड़ी में बोरी में भरते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, उसको उठा के फेंकते हैं, तो इस वजह से सब्जियां डैमेज होती हैं। वो डैमेज ऐसे होती हैं कि उसमें ब्रूज मार्क्स लगते हैं, उसमें प्रेशर डैमेज आता है, और जहाँ जहाँ प्रेशर डैमेज आया या जहाँ ब्रूज मार्क्स आए वहीं पे सड़न पैदा हो जाती है। और जब सड़न पैदा होती है तो वो फिर कंज्यूमर अपने घर में ले आता है और उसको फिर सड़ा हुआ मिलता है कोई सामान, तो फिर वो जाके दोबारा उस दुकानदार से नहीं खरीदेगा और वो दुकानदार फिर उस किसान से नहीं खरीदेगा जिसके पास से ऐसी सब्जी आई। तो सबसे बढ़िया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रेट्स का उपयोग करें। एक तो क्रेट्स में ये है कि वो परफोरेटेड होते हैं, उसमें होल्स बने होते हैं, ब्रीदेबल होते हैं, मतलब सांस लेती हैं सब्जियां भी, हम सब जानते हैं, तो उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं हो पाती और प्रेशर डैमेज से बचाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर क्रेट्स में मटेरियल को रखा जाए और ट्रांसपोर्ट किया जाए तो प्रेशर जो होता है क्रेट्स के ऊपर एक रखे होते हैं उन पे रहता है, ना कि फल या सब्जियों के ऊपर। तो इसलिए वो प्रेशर डैमेज से या ब्रूस मार्क से सब्जियां खराब नहीं होती। और एक स्थान से दूसरे स्थान या फील्ड से लेके मार्केट तक पहुंचाने में जो प्रेशर डैमेज या ब्रूस मार्क्स की वजह से जो सब्जियां खराब होती हैं और उसके कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, उससे किसान भाई बच सकता है। तो तोड़ाई करते समय भी ये ध्यान रखना है कि हाथ से तोड़ाई करना है, सब्जियों को फेंकना नहीं है, धीरे से रखना है। जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं तोड़ाई के लिए, प्लास्टिक के क्रेट्स में रख रहे हैं या जिसमें भी रख रहे हैं, तो फेंके ना, दबाव न डालें और क्रेट्स में रखें और एक के ऊपर एक क्रेट्स रख करके फिर आप उसको मार्केट में या जहाँ भी आपको भेजना है वहाँ पे भी आसानी से आप भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रबंधन करेंगे सब्जी का तोड़ाई उपरांत तो ज़्यादा लाभ कमाएंगे किसान भाई। बिल्कुल, लाभ के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने विस्तार से आपने जानकारी दी कि किस तरह से इसका प्रबंधन करना है सब्जियों का। अब ये तो बात हर एक प्रकार की सब्जियों में आ जाती है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो या किसी भी मौसम में हो। बिल्कुल, क्योंकि आपका किसान भाइयों का पूरा जो परिवार है वो उस कृषि पर निर्भर कर रहा है, और अगर वो अपने बच्चे की तरह उसको जैसे पाल पोस कर बड़ा किया है तो उसके बाद उसको अगर वो प्यार से नहीं रखेगा तो नुकसान उसी को उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। गर्मी का जो मौसम चालू होता है, तापमान में वृद्धि होती है, तो हम सभी पसीने से सराबोर हो जाते हैं, और ऐसे में जो ये हरी सब्जियां हैं ये किस तरह से पोषकीय महत्व रखती हैं? सब्जियां तो हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवश्यक विटामिन्स और खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। तो ज़्यादातर जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनको, जैसे खीरा है,
ककड़ी है, ये सब सलाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जी। और बाकी जो सब्जियां हैं उनको आप सब्जियों के रूप में खाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो एक अच्छा सोर्स है हमारे को न्यूट्री सप्लीमेंट, जो इंसान को एक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, वो सारा सप्लाई हमको जितनी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं वो मिलती हैं। साथ में जैसा आपने बताया कि हाँ, बॉडी को ठंडकता पहुंचाने के लिए भी गर्मी के मौसम में खीरा का जो फल है या तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें जो हैं लोग खाना पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में। बिल्कुल, तो किसान भाइयों और खास करके हमारे जो श्रोता हैं उनको भी अपने बच्चों को, खासकर जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड की तरफ जो दौड़ते जा रहे हैं, तो उनको ये समझाना चाहिए कि इस मौसम में इस तरह के जो पोषकीय महत्व वाले जो सब्जी हैं, जो सलाद के रूप में भी हम उपयोग करते हैं, इसका सेवन ज़रूर करें। बिल्कुल, खीरा ककड़ी सलाद के रूप में उपयोग होता है। और सब्जियों के रूप में जो पका के खाते हैं उसमें लौकी, करेला, गिलकी, तोरई होता है। मीठे फल के रूप में जो खाते हैं तरबूज और खरबूज। और जैसे मिठाई बनाने में भी पेठा का उपयोग होता है, लौकी का भी उपयोग होता है, हलवा बनता है लौकी का या पेठा बनाते हैं। तो ये ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां हैं उनका ये विभिन्न उपयोग है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो श्रोताओं, एक बार पुनः आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित शुक्ला जी। हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती पर। अब इसके बाद हम अपने किसान भाइयों को आपके द्वारा बताना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों में कौन कौन सी किस्में होती हैं। किसान भाई अगर लगाना चाहेंगे तो कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं जो ग्रीष्मकालीन मौसम में लगाई जाती हैं, उनमें देखिए जैसे अच्छी किस्में हैं। लौकी में है पूसा हाइब्रिड 3, पूसा संदेश, अर्का बहार, पूसा नवीन, पंत लौकी 4, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, ये सब लौकी की किस्में हैं। ठीक वैसे ही करेले की अगर बात करें तो करेला में पूसा विशेष, कांसी, मयूरी, पूसा 2 मौसमी और पूसा हाइब्रिड 2, ये सब हैं करेले की किस्में जो किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा जो तरोई हैं उसमें भी 2 प्रकार की तरोई होती है। एक चिकनी तरोई होती है और एक धारदार, जिसमें रिच गार्ड जिसको बोलते हैं, और एक स्पॉन्ज गार्ड जिसको बोलते हैं। जो चिकनी तरोई होती है स्पॉन्ज गार्ड, तो उसमें इस चिकनी तरोई में जो है वो पूसा स्नेहा है, पूसा सुप्रिया है, पूसा चिकनी है। उसके अलावा जो धारीदार जो तरोई होती है जिसको रिच गार्ड बोलते हैं, उसमें पूसा नजदार है ना, पूसा नूतन है एवं सतपुतिया करके, ये 3 इसमें किस्में हैं। और खीरा में अगर हम देखें किसान भाई की कौन सी किस्म लेनी है तो उसमें है पूसा संयोग है, पूसा बरखा है, पूसा उदय है, पूसा हाइब्रिड 1 है। ये खीरे की बहुत अच्छी किस्में हैं। तरबूज में सुगर बेबी है, दुर्गापुर मीठा है, अर्का मानिक है। खरबूज में है पूसा मधुरस, पूसा मधु, हरा मधु, अर्का राजहंस, दुर्गापुर मधु। इसके अलावा जो कद्दू है जिसको कुमड़ा बोलते हैं किसान भाई, उसमें पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड 1, ये किस्में हैं। और टिंडा में है पंजाब टिंडा, अर्का टिंडा, और पेठा जो जिसको हम लोग रखिया बोलते हैं, उसमें पूसा उज्ज्वला करके किस्म है, ये अच्छी किस्म है। भिंडी में जो है वो परभनी क्रांति है, अर्का अनामिका है, वर्षा है, उपहार है, ये सारी भिंडी की अच्छी किस्में हैं। अभी हमने बात की कद्दू वर्गीय फसलों में कौन कौन सी किस्में होती हैं इस बारे में, और अब हमारे किसान भाइयों को आप ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं इसमें और इसके उपचार क्या हो सकते हैं। आपने पूछा है कि कद्दू वर्गीय जो हम ग्रीष्मकालीन में लगाते हैं उसमें कौन कौन से कीड़ों का प्रकोप होता है और क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर जो ग्रीष्मकालीन जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जो लगती हैं उसमें एक लाल रंग का कीड़ा होता है, कद्दू का लाल कीड़ा जिसको बोलते हैं। तो उसका जो शिशु होता है और वयस्क दोनों ही फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारे पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पत्तों को टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, और जो शिशु होते हैं इस कीड़े के, लाल कीड़े के, वो उसकी भूमिगत जितनी जड़ें होती हैं या तने के पास उसको काट के डैमेज करते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए डेल्टा मेथ्रीन करके दवा आता है, उसका 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में, 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे करना चाहिए। दूसरी जो कीट है वो है फल मक्खी, और इसका जो है ये फलों में अंडे दे देती है, ये जो मक्खी है, और इससे जो शिशु हैं वो निकल के सीधे फल के गूदे के अंदर घुस के उसको खा के नुकसान पहुंचाते हैं।
जो फल मक्खी जो कीट है उससे बचाव के लिए हमको एक तो कोरोजन करके दवा आता है, उसका 5 ml दवा 15 लीटर पानी में मिला के डालना चाहिए, जिसके अंदर जो केमिकल होता है क्लोरिंट्रानीलीप्रोल करके केमिकल होता है, जो फल भेदक जितने भी कीट हमारे लगते हैं सब्जियों में उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। तो या तो फिर फेरोमेन ट्रैप लगा भी सकते हैं किसान भाई, बाजार में फेरोमेन ट्रैप मिलते हैं, उसको अगर जगह जगह 8-10 फेरोमेन ट्रैप प्रति एकड़ किसान भाई अगर उसको लगा दें तो उसमें भी वो कीड़े आकर्षित हो करके फिर उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती है। साथ ही किसान भाई येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप ये सब भी आते हैं ये कीटों से बचाव हेतु। तो जितने भी कीड़े के एडल्ट हैं जो माँ बाप हैं वो जाके उसमें चिपक जाते हैं तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ उससे रुक जाती है और सब्जियों का बचाव हो जाता है। अगली जो कीट है जो फलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है सफ़ेद मक्खी। बहुत छोटी होती है ये साइज़ में और बारीक, सीधे आंखों से उतनी डायरेक्ट दिखाई नहीं देगी, जब आप पेड़ सब्जियों को हिलाओगे तब उसमें उड़ती हुई दिखती है। और इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होता है, तो जैसे मच्छर का होता है वैसे वो डंक चुभा के रस चूसते हैं। और ज़्यादातर ये जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी वो वायरल डिसीज विषाणु जनित जितने भी रोग हैं उसको फैलाने का काम करती है। विषाणु जनित जो रोग हैं वो उससे बचाव भी इसी मक्खी के कंट्रोल करने पे उससे बचाव होगा। तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड दवा जो है उसका 5 ml दवा प्रति 15 लीटर पानी का जो स्प्रेयर है उसमें मिला के स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी से बचाव मिलेगा। एक होता है चेपा करके कीट होता है सब्जियों का, जो कि कद्दू वर्गीय जितने भी हैं सब्जियों वो उसके कोमल भागों का रस चूस के उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसके रोकथाम के लिए वर्टिसिलियम लेकिनी 3 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी में मिला के, या इमिडाक्लोप्रिड भी 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करने से इससे अपन बचाव कर सकते हैं। कीट लगने के बाद ऐसा कोई लक्षण होता है या उसके पहले ही हम इसका छिड़काव करते हैं? देखिए, जब कीड़े लगते हैं तो आपको दिखने लगेंगे, वो फसल में उसका असर दिखने लगता है कि पत्तियों में छेद होने लगेगा या तना कई बार आपका ज़मीन से काट देते हैं तो सूख जाता है और पत्तियां मुड़ने लगती हैं। कई कीट आपको उड़ते हुए भी नजर आएंगे, जैसे मैंने वाइट फ्लाई का भी बताया, वायरल डिसीज फैलाती है। तो जब वायरल कोई भी विषाणु जनित रोग आपको फसल में दिख रहा है, मतलब आपको ये अगर आपने इसका कंट्रोल नहीं किया तो एक फसल में अगर एक पौधे में आपके विषाणु जनित रोग है तो वो पूरे में फैल जाएगा। तो वो जैसे ही कीट नजर आने लगते हैं, या 1 मीटर स्क्वायर में भी आप किसान भाई कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि हमारे कितने इंसेक्ट आ रहे हैं उसमें, उसके हिसाब से भी तय कर सकते हैं कि दवा डालने की ज़रूरत है या नहीं है। ये अच्छी जानकारी दी आपने कीड़ों के बारे में। और अब ग्रीष्मकालीन जो सब्जियों की खेती है, तो इन सब्जियों में कौन से रोग लगते हैं और जो रोग लगते हैं जो भी उनका उपचार क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई? इसमें ज़्यादातर जैसे डाउनी मिल्ड्यू है एक रोग, दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू को जिसको मृदु रोमिल आसिता बोलते हैं, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू जिसको चूर्निल आसिता या चूर्निल फफूंदी रोग बोलते हैं, और तीसरा एक मोजाइक रोग ज़्यादातर अटैक इसमें आता है। तो जैसे अपन मृदु रोमिल आसिता जो डाउनी मिल्ड्यू रोग की अगर हम बात करें तो इस बीमारी में पत्तियों के जो ऊपरी भाग होते हैं उसमें पौधे में पीले धब्बे बन जाते हैं और निचले भाग में बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण हो गए। तो इसके रोकथाम के लिए क्लोरोथेनिल या मेनकोजेब जो है उसकी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला के हमको इसमें स्प्रे करना था हर 15 दिन में। ठीक वैसी अगर पाउडरी मिल्ड्यू की अगर हम बात करने जिसको चूर्निल आसिता बोलते हैं, इस बीमारी में जब पौधे जो भी ग्रसित पौधा है उसमें सफ़ेद रंग का पाउडर धब्बा दिखाई देने लगता है तथा बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा तो पत्तियां उसके बाद गिरने लगती हैं और पौधा मुरझा जाता है। तो इसमें जो है अगर इस रोग जो है पाउडरी मिल्ड्यू के बचाव के लिए अगर अपने को दवाई डालना है तो एजॉक्सीस्ट्रोबिन करके आजकल दवा आया है, उसका 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव करने से पाउडरी मिल्ड्यू का कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा इसमें जो है मोजाइक रोग, जो कि मोजाइक जो रोग होता है वो वायरस जनित रोग होता है। तो इसमें पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो येलो पड़ने लगती हैं। तो मोजाइक रोग जो है विषाणु जनित रोग है, ये भिंडी में भी बहुत आता है, जितनी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें भी बहुत आता है। तो चूंकि विषाणु जनित जितनी भी रोग हैं उनका कोई इलाज होता नहीं, लेकिन हमको उसका बचाव ही इलाज है। तो हमको बचना कैसे है? तो बचना ये है जितने विषाणु जनित रोग हैं उसके लिए हमको उस रोग को फैलाता कौन है, उसका वेक्टर कौन है, ये ध्यान में रखना है। तो उसका वेक्टर होता है सफ़ेद मक्खी, जो मैंने बताया रस चूसने वाली एक छोटी मक्खी होती है। वो क्या करती है कि एक बीमार पौधे का रस चूसती है, फिर वो जाके जितने नॉर्मल पौधे हैं
जो बीमार नहीं है उनका भी रस चूसेगी, तो उसके जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट है उसके डंक में वो विषाणु लग जाता है और वो जो स्वस्थ पौधे हैं उसके अंदर भी वो बीमारी चली जाती है। तो इसका फैलाव बहुत तेजी से हो जाता है और तेजी से फसल हमारी विषाणु जनित रोग से ग्रसित हो जाती हैं, जिसके लक्षण हैं कि पत्तियों का पीला पड़ना, उनकी नसों का पीला पड़ना और पौधों का ग्रोथ स्टंटित हो जाना। मतलब स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, बढ़वा रुक जाता है पौधों का, और पौधों की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पौधों के पत्तियां मुड़ने लगती हैं। तो ये सारे लक्षण विषाणु जनित रोग के हैं। और येलो वेन मोजाइक में तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसकी वेन्स पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसे जो लक्षण वाले हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसमें एक भी पौधे में अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत दवाई हमको एमिडाक्लोप्रिड डालना है 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के। और अगर इसका कंट्रोल नहीं करेंगे, एक आध पौधे में अगर बीमारी दिखी है तो देखते ही देखते 2 या 3 दिन के अंदर पूरे फसल को ये चौपट कर देगा। मतलब पूरी बहुत फसल तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है और इसलिए हमको वो जो मक्खी है उसको तुरंत मार देना है, सफ़ेद मक्खी को ये दवाई डाल के। तो इसका फैलाव, और जिस भी रोग ग्रसित जो पौधे हैं इसको, ऐसे पौधों को हमको उखाड़ करके ज़मीन में गड़ा देना है दूर में, या फिर हमको कहीं और दूर में जाके फेंकना है ताकि इस रोग का फैलाव ना हो सके। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसके साथ ही हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे किसान भाइयों की तरफ से भी। आपको श्वेता जी और साथ ही आप सभी सुनने वाले किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े हुए थे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के कृषि वैज्ञानिक एवं उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शुक्ला जी। आपने जानकारी दी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। श्रोताओं, आप सुन रहे थे उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं पर सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, जो एक जागरूकता कार्यक्रम है हमारे किसान भाइयों के लिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर के द्वारा।